नमस्कार। आज हम हिस्ट्री विषय को शुरू करने जा रहे हैं। हिस्ट्री, इतिहास। हिस्ट्री, इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास, इतिहास। आज हम इतिहास के बारे में देखने जा रहे हैं। एग्जाम की दृष्टि से जो जनरल कंपटीशन के होते हैं एग्जाम, उसमें इतिहास विषय से पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण विषय के बारे में, सभी महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, इतिहास कहते किसको हैं? किसी भी वस्तु, स्थान या किसी भी व्यक्ति के बारे में जब हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि बीते हुए बातों को पढ़ना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास कहते किसको हैं? इतिहास तो जो भी बीता हुआ बात है उसको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना, चाहे वह बात किसी व्यक्ति के बारे में हो, चाहे वह बात किसी वस्तु के बारे में हो, चाहे किसी स्थान के बारे में हो। किसी भी चीज़ के बारे में जब हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं, उसे ही इतिहास कहा जाता है। इतिहास की शुरुआत कब से मानी जा सकती है? जब व्यक्ति आए होंगे या वस्तु या स्थान या सॉरी, जब इन्हीं तीनों चारों बातों में से किसी एक चीज का बात आ गया होगा, शुरुआत हो गया होगा, उसी समय से इतिहास की शुरुआत मानी जाएगी। सबसे पहले तो इतिहास आने के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले तो पृथ्वी का होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक आधार ही नहीं रहेगा, आखिर किस चीज पर, जिस चीज पर लोग बसे हुए हैं उसका आधार ही, अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तो फिर तो हिस्ट्री कोई मायने ही नहीं रह सकता है। तो पृथ्वी की हिस्ट्री पढ़ते हैं हम लोग ज्योग्राफी में। तो यह एक ज्योग्राफी का विषय है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। ज्योग्राफी विषय में हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। हमको तब से इतिहास पढ़ना है जब से मानव पृथ्वी पर रहना शुरू करते हैं, एक होमो सैपियंस से। इसके पहले मानव अलग अलग प्रजाति के थे। दूसरे कहा जाता है कि मानव बंदर या फिर वनमानुष के पूर्वज माने जाते हैं मानव। तो उनसे जब मानव का धीरे धीरे विकास होता है, जब तक मानव होमो सैपियंस बनता है तब तक तो उस विषय को हम ज्योग्राफी में ही रखते हैं। लेकिन जब मानव होमो सैपियंस बन जाता है, उसके बाद धीरे धीरे जिस तरह से मानव का विकास होता है और मानव से संबंधित सभी बातों का विकास होता है, तब से हम हिस्ट्री में उसको लाना शुरू कर देते हैं। तो इतिहास को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए, ताकि पढ़ने में, समझने में इतिहास आसानी हो जाए, इसके लिए इतिहास को कुछ भागों में इतिहासकारों ने बांट दिया है। वैसे बताते चले कि इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस जो कि एक तुर्की देश से संबंधित रखते हैं। तुर्की देश से इनका संबंध माना जाता है। इतिहास के पिता हेरोडोटस। इतिहास को तीन भागों में बांट दिया जाता है लिपि के आधार पर। लिपि क्या होता है? जब किसी भी भाषा को हम लिखते हैं तो लिखने का जो ढंग, डिजाइन रहता है, उसे ही लिपि माना जाता है। अब हर भाषा का, इंग्लिश का हो, संस्कृत का हो, हिंदी का हो, ग्रीक का हो, हर भाषा का अपना अलग अलग लिपि रहता है। हिंदी भाषा का देवनागरी है और रोमन है इंग्लिश भाषा का। तो लिपि के आधार पर, यानी कि इतिहास जिस जिस लिपि में लिखा गया है, कुछ ऐसे तो इतिहास मिले हैं जिनका ना ही कुछ लिपि नहीं मिला है, जिसके इसलिए हम उस इतिहास के बारे में ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं, ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं। तो लिपि के आधार पर इतिहास को तीन भागों में बांट दिया जाता है। एक ऐसा इतिहास जिसका लिपि मिला हुआ है और जिसको मानव ने अच्छी तरह से पढ़ लिख रहा है, उसको कहा जाता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक। और एक ऐसा इतिहास जो कि लिपि तो मिला है लेकिन मानव उसको पढ़ नहीं पाया है अभी तक, उसको कह दिया जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल। और एक ऐसा इतिहास का समय मिला है जिसमें लिपि ही नहीं मिली है। लोग इशारों में बात कर रहे हैं, लोग भाव से बात कर रहे हैं, एक दूसरे के फीलिंग समझकर बात कर रहे हैं। तो उस तरह के इतिहास को कहा गया प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक काल। तो लिपि के आधार पर हम लोगों ने इतिहास को तीन भागों में बांट दिया। एक प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि जिसमें लिपि का वर्णन नहीं मिला है। लोग इस समय एक ऐसे युग में जी रहे हैं
जो कि एक दूसरे से वार्तालाप करने के लिए उनका एक अलग भाषा जो भी समझ सकने वाली हो, भाव चित्रात्मक हो, भाव के द्वारा समझा रहे हैं, चित्र के द्वारा समझा रहे हैं, उस तरह के भाषा है। ये लोग इस समय में एक दूसरे की भाषा समझते थे, लेकिन हम लोग उस समय के भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं। इन लोगों का लिपि का डेवलपिंग नहीं हो पाया है। इन लोग इस समय कोई लिपि नहीं था। इस समय में आखिर इतिहास को किस टॉपिक, किस सिलेबस को पढ़ना है, आद्य ऐतिहासिकल में क्या पढ़ना है और ऐतिहासिक में क्या पढ़ना है, इन सब के बारे में अब हम लोग देखने जा रहे हैं। तो हम देख रहे थे कि लिपि के आधार पर 3 भागों में इतिहास को बांट दिया गया है। एक हम देख रहे थे कि एक था हमारा प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। एक क्या था, आद्य ऐतिहासिक काल, और एक था हमारा ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। देखिए, हम लोग को तीनों लिपि जो ये आधार पर जो बांट दिए हैं, यह तीनों में अलग अलग सिलेबस पढ़ना रहता है। प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि जिसमें लिपि मिला ही नहीं है, यानी कि जिसमें लिपि नहीं है, मतलब कोई साहित्य नहीं होगा, साहित्य यानी पुस्तक, यानी कि इस समय प्राग ऐतिहासिक के विषय में पढ़ने के लिए हमारे पास कोई भी साहित्य यानी पुस्तक नहीं है। इसका जाहिर सा मतलब हो गया कि हमको प्राग ऐतिहासिक के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलने वाली नहीं है। तो इसके बारे में जो भी जानकारी प्राप्त होगी वह पुरातत्व के आधार पर ही होगा। इस प्राग ऐतिहासिक में हम एक टॉपिक पढ़ते हैं बस पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल, पाषाण काल, पाषाण काल यानी कि पत्थर का समय, पत्थर का समय पाषाण काल पढ़ने वाले हैं। आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि जिसमें लिपि मिला है, लिपि तो है लेकिन समझ नहीं है, समझ नहीं है, इस लिपि को समझ नहीं पाया है आज के मानव। इसमें आद्य ऐतिहासिक काल में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी हम लोग देखने वाले हैं आद्य ऐतिहासिक में। इसके बाद कुछ कुछ इसी में देख लेंगे, ताम्र पाषाणी काल, लौह युग, इन सब बात को भी आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ने के लिए है। ऐतिहासिक काल उस समय के इतिहास को कहते हैं जहाँ पे लिपि मिला है, लिपि है और समझ भी है, इसको हम लोग समझ भी है। लिपि है इसका मतलब साहित्य भी होगा, साहित्य भी है, और इस साहित्य को पढ़ करके उस समय के इतिहास की जानकारी हम जान जाते हैं। तो साहित्य भी है, और जबकि पुरातत्व तो होगा ही, पुरातत्व यानी कि पुराना, पृथ्वी के खनन करके जो निकला हुआ जो भी तत्व है जिससे प्राचीन समय की जानकारी प्राप्त होती है, पुरातत्व समझते हैं, उसी को कहते हैं। तो साहित्य भी प्राप्त होता है ऐतिहासिक काल में, क्योंकि लिपि है। पुरातत्व की भी जानकारी मिलती है। पुरातत्व में जैसे भवन आ जाएगा, सिक्का आ जाएंगे, कुछ वस्तु आ सकते हैं, प्राचीन वस्तु, इन सब की से हम इतिहास की जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो इसमें ऐतिहासिक काल में पूरा विषय, जो पूरा इतिहास है, ऐतिहासिक काल में ही पढ़ना रहता है। ऐतिहासिक काल को फिर से समय के आधार पर 3 भागों में बांट दिया जाता है। एक हम लोग बांट देते हैं प्राचीन इतिहास, एक क्या है हमारा प्राचीन इतिहास है। एक कुछ ऐसे समय का बदलाव, मानव विकास कर गया, अंतर पाया गया, तो फिर से एक अलग प्राचीन और एक दूसरा मध्य ऐतिहासिक काल, प्राचीन काल और यह मध्य काल हो जाएगा, मध्य काल, और एक हो जाएगा जो कि अभी वर्तमान या फिर कह सकते हैं आधुनिक, आधुनिक इतिहास। यही 3 इतिहास फिर से पढ़ना हो जाएगा। प्राचीन इतिहास में हम लोग प्राचीन समय के बारे में बात करेंगे जिसमें साहित्य उपस्थित हो। तो यह हमारा शुरू हो जाता है वैदिक काल से। वैदिक काल यानी कि जिस समय वेदों की रचना हुई, वेद एक साहित्य है, रामायण महाभारत सभी महाकाव्य के बारे में सब प्राचीन इतिहास में पढ़ने को मिलेगा। प्राचीन इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, क्योंकि बौद्ध धर्म उस समय अब वैदिक के बाद आते हैं बौद्ध धर्म। इसी में हम जैन धर्म पढ़ लेंगे, जैन धर्म। जब धर्म पढ़ ही रहे हैं तो यहाँ हर धर्म यहीं पर पढ़ लेंगे हम प्राचीन में। हालांकि कुछ धर्म की शुरुआत मध्यकाल में हुआ था, लेकिन हम जब धर्म पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर सारा यहीं पर खत्म कर देंगे जब शुरुआत करेंगे। बौद्ध धर्म, जैन धर्म,
पारसी धर्म, पारसी धर्म, पारसी धर्म। इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ेंगे, इस्लाम धर्म। इस्लाम के बाद सिख धर्म आ जाते हैं, सिख, सिख, सिख से पहले लेकिन ईसाई धर्म, ईसाई धर्म, ईसाई धर्म के बारे में पढ़ लेंगे। ईसाई के बाद पढ़ लेंगे, इसके बाद फिर पारसी, ईसाई हम देख लेंगे। इसके बाद अब नया सिख धर्म ही आ जाएगा, सिख धर्म, सिख धर्म। इस समय कुछ कुछ मुस्लिम रहने देते हैं, यहीं तक देख लेंगे, सिख धर्म तक। इसके बाद मध्यकाल में फिर हम लोग देखेंगे कि मध्यकाल में कौन कौन सा टॉपिक है। तो मेन तौर पर मध्यकाल में हम दिल्ली सल्तनत से पढ़ा जाता है। हालांकि कुछ आक्रमणकारी, विदेशी आक्रमणकारी आते हैं और इस तरह से आक्रमणकारी आते हैं, लेकिन कुछ यहाँ रह करके शासन व्यवस्था करना शुरू कर देते हैं और अपने वंश का नया आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। तो इस समय मध्यकाल में हम कुछ आक्रमणकारी के बारे में पढ़ेंगे। आक्रमणकारी, विदेशी आक्रमणकारी, विदेशी आक्रमणकारी के बारे में, आक्रमणकारी, विदेशी आक्रमणकारी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे विदेशी आक्रमणकारी में हो जाएंगे मोहम्मद बिन कासिम से शुरू करेंगे, मोहम्मद बिन कासिम। इसके बाद महमूद गजनवी के बारे में देखेंगे। उसके बाद मोहम्मद गौरी के बारे में देखेंगे। इसके बाद मोहम्मद गौरी का एक गुलाम जो यहाँ आते हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ गुलाम वंश का स्थापना करते हैं, और इस तरह से दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है, दिल्ली सल्तनत। तो हम मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत के बारे में भी पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत का समय टोटल 712 ईस्वी से 712 ईस्वी से लेकर के 1206। हालांकि यहाँ तो दिल्ली सल्तनत का, यहाँ विदेशी आक्रमण जो रहते हैं वह 712 से 1206 ईस्वी तक, 712 से लेकर के 1206 तक करीब करीब उठा पटक चलते रहता है मध्यकाल में। कुछ आक्रमणकारी आते हैं, फिर यहाँ के शासक करते हैं, ऐसे चल रहा होता है। फिर इसके बाद दिल्ली सल्तनत के स्थापना हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश के शुरुआत करते हैं, और यह 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का राज चलता है। इसके बाद आ जाते हैं बाबर और स्थापना कर देते हैं मुगल वंश का, एक नया वंश, मुगल वंश, जो कि 1526 से 1757 तक करीब करीब चलता है। क्योंकि इसके बाद पलासी के युद्ध के बाद मुगल शासक कमजोर होने लग जाते हैं औरंगजेब के बाद से। तो उत्तरवर्ती मुगल काल में हम लोग देखेंगे कि फिर अंग्रेज, ब्रिटिश का आक्रमण यहाँ शुरू हो जाता है, और वह पढ़ेंगे अब विदेशी आक्रमण के आधुनिक काल में, आधुनिक। तो यहाँ हम आधुनिक काल में हम पढ़ने जाएंगे विदेशी आक्रमण में यूरोपियों का आक्रमण, चाहे यूरोपियों का आगमन, यूरोपियन का आगमन देखेंगे, और किस तरह से अंग्रेजी यानी ब्रिटिश सत्ता की स्थापना होती है, ब्रिटिश सत्ता की स्थापना। और इसी के बाद देखेंगे कि भारत में किस तरह से इसके बाद राष्ट्रवाद का उदय होता है, और उसका स्वतंत्रता की लड़ाई होती है, उसका भारत आजाद होता है। जो भी बात पढ़ेंगे वो सब आधुनिक काल में पढ़ेंगे। मध्यकाल में पढ़ेंगे विदेशी आक्रमण 712 से 1206 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत के बारे में देखेंगे 1206 से 1526 ईस्वी तक। मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे 1526 से 1757, पलासी की लड़ाई, और यह पानीपत की लड़ाई। इसके बाद प्राचीन में जो वैदिक काल पर है, कुछ धर्म के बारे में पढ़े, धर्म के बारे में। तो इसी काल में, प्राचीन काल में ही जिस तरह से धीरे धीरे मानव का विकास होगा और उसके बाद नए नए वंश की स्थापना होगी, और वही वंश बढ़ते बढ़ते पूरे भारत क्षेत्र पर आक्रमण करेगा। प्राचीन इतिहास में हम शुरुआत करेंगे वैदिक काल के बाद जनपद शुरू हो जाएगा, जनपद, और यही जनपद आगे चलकर महाजनपद बन जाएगा, महाजनपद। यह महाजनपद और जनपद में फर्क है बस जनसंख्या का। जनसंख्या बहुत अधिक हो जाती है, जो कि राज्य, शहर, देश का रूप ले लेता है, और जनपद एक छोटा शहर रहता है। महाजनपद प्राचीन इतिहास में 16 थे। जैसे वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, उसी तरह से
प्राचीन इतिहास में महाजनपद, जिसको राज्य या देश समझिए, उसकी संख्या 16 थी। इन 16 में सबसे महत्वपूर्ण जैसे से मगध महाजनपद सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। और मगध के जो जो शासक हुए वो सभी दूसरे महाजनपद पर आक्रमण करके एक करना चाहे और धीरे धीरे एक संगठित भारत का निर्माण किए, एकीकरण करके। तो हम यह सब एक पहला से शुरू करने जा रहे हैं, प्राग ऐतिहासिक काल से। एक बार रिवीजन देख लेते हैं। इतिहास को लिपि स्क्रिप्ट के आधार पर 3 भागों में बांट दिया गया है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में लिपि नहीं मिला है, लिपि यानी लिखने की डिजाइन कला नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि मिला है, लेकिन मानव आज के मानव उसको समझ नहीं पाया है। ऐतिहासिक काल में लिपि मिला है तो साहित्य भी होंगे, समझ रहे हैं आज के मानव, और यही से ऐतिहासिक काल का मेन, इतिहास का मेन सिलेबस यही है, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को फिर से समय के आधार पर पढ़ने के दृष्टि से 3 भागों में बांट दिया जाता है, प्राचीन इतिहास काल, मध्य इतिहास काल और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास में हम लोग वैदिक काल से पढ़ेंगे। हालांकि प्राचीन इतिहास का समय अगर देख लेंगे तो यह करीब करीब शुरू हो जाएगा आपका 5 वैदिक काल, जो कि 1500 ईसा पूर्व से शुरू हो जाता है। 1500 बीसी से लेकर के 712, कहीं के 500 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्राचीन इतिहास 1500 बीसी से 712 एसी ईस्वी तक हो जाएगा। मध्यकाल कहाँ से हो जाएगा तो 712 से 1206, जो कि विदेशी आक्रमणकारी, और यहीं 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत, और 1526 से 1757 मुगल वंश, और 1757 से 1857 समझिए, या देश भारत की आजादी, वहां तक हम लोग आधुनिक काल के समय को रखते हैं। 1757 से 1947 या 1947 के 90 साल पहले 1857 की लड़ाई हुई थी, तो वह भी पहली स्वतंत्रता की लड़ाई मानी जाती है। तो यहाँ तक भी आधुनिक काल रखा जाता है। मतलब जब तक भारत के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना आ जाती है, वहां तक जो है आधुनिक काल के रख दिया जाता है। उसके बाद फिर आधुनिक के बाद लेटेस्ट में पढ़ना रह जाता है। तो हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं प्राग ऐतिहासिक काल से। प्राग ऐतिहासिक काल में टॉपिक पढ़ना है पाषाण काल, यानी कि मात्र एक टॉपिक है पाषाण काल पढ़ना, प्राग खत्म हो जाएगा। आद्य में मात्र एक टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, यह भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद ऐतिहासिक से फिर शुरू होगा, तो सिलेबस सीरियली चलते रहेगा। तो हम अगला टॉपिक शुरू करने वाले हैं पाषाण काल। पाषाण यानी पत्थर का समय, मानव किस तरह से पत्थर के साथ रहकर जीवन बिता देता है और क्या क्या विकास करता है पत्थर के साथ में रह करके, यह सब देखने वाला है।